सर मैं कर आइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड। बैठ। थैंक यू सर। बताइए अपने बारे में कुछ। सर मेरा नाम नाम, कुमार। जाति, धर्म, क्षेत्र, ये सब छोड़ करके। सर मेरा ग्रेजुएशन सब बीटेक से हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। पोस्ट ग्रेजुएशन के तौर पर सर मैंने ज्योग्राफी से मास्टर्स किया है। ठीक अभी है। सर मैं सिविल सर्विसेज में आने के लिए प्रयासरत हूँ। अब मैं सर मेरी हॉबी सब फिटनेस ट्रेनिंग है, फिटनेस ट्रेनिंग। तथा साथ ही मैं सर विजन आईएस में कॉपी इवेल्यूटर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। किस में कार्य कर रहे हैं? विजन आईएस इंस्टीट्यूट में। कॉपी इवेल्युएटर का क्या काम होता है? सर मेंस की कॉपीज जितनी रहती हैं या टेस्ट से रिलेटेड क्लासरूम की कॉपीज, उनको सर इवेल्युएट करना रहता है। अच्छा। 2014 में आपने बीटेक किया, जी तो अच्छे और बड़े इंजीनियर आप बन सकते थे। जी। 2022 में क्या ज़रूरत पड़ गई ज्योग्राफी में पीजी करने की? सर ज्योग्राफी एज मेरा ऑप्शनल था यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, एज वेल एज सर यूपी पीसीएस में। तो सर ज्योग्राफी से सर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया। सर इसी परिप्रेक्ष्य में सर मैंने नेट की भी परीक्षा उत्तीर्ण की है। वैसे इसको हम मानते हैं ये घेलवे वाली डिग्री है। घेलवा में आपने लिया इसलिए कि आपने पढ़ा था ज्योग्राफी, तो आपको लगा कि कोई ना कोई डिग्री ले ली जाए। 2014 के बाद आपने नहीं कॉलेज की स्टडी ड्रॉप आउट कर दिया था। सर ये मेरा प्लान भी हो सकता है सर, क्योंकि सर अभी 32 ईयर्स के भी मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सिविल सर्विसेज में। तो सर मैं प्रोफेसर बनने के लिए भी सर मैं एलिजिबल हो जाऊंगा नेट से। चलिए मान लेते हैं आपने अपनी फील्ड में कुछ एक्सेल करने की कोशिश क्यों नहीं की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में? सर मैंने 4 महीने तक कोर इंटीग्रा में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है सर, वहाँ पे मैंने वर्क किया एज ए आईटी मैनेजर। सर उसके उपरांत सर मुझे लगा कि सर मैं एक अच्छी जगह पे जा सकता हूँ जहाँ से सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं सर्विस डिलीवरी पे सर वर्क कर सकूँ और सर उनके सर अपलिफ्टमेंट में अपनी सर अहम भूमिका प्ले कर सकूँ। तो ज्योग्राफी विषय ही आपने चुना, ऑप्शनल था आपका, इसलिए तो सवाल ये बनता है कि ऑप्शनल के रूप में आपने ज्योग्राफी को ही क्यों ऑप्ट किया? सर ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है, सर साइंटिफिक सब्जेक्ट प्रति मेरी रुचि भी है और सर इसमें सर नंबर भी अच्छे मिलते थे जब मैंने सर इसे ऑप्ट किया एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी विषय को सोशियोलॉजी के फादर कहते हैं कि यह प्योर साइंस है, और साइंटिफिक विषय आप ज्योग्राफी को बता रहे हैं। सर जोग्राफर्स भी कुछ हैं जो सर कहते हैं ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस, मतलब ये डिबेट है। तो सर ये डिबेट ही है सर। वही अभी हमको लगता है सोशियोलॉजी पढ़ते आप, साइंटिफिक अप्रोच आपके पास था तो उसमें शायद और बढ़िया करते। सर लेना सर एक ही सब्जेक्ट से था एमए में, तो सर मुझे या सर आपने कंपेयर किया था उस समय कि बस ऐसे किसी ने बता दिया और ज्योग्राफी आप? सर मैं पढ़ा था ज्योग्राफी सर, मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ एक्सेल कर सकता हूँ सर। ज्योग्राफी सर मेरे प्री कोर्स में भी था सर, सोशियोलॉजी प्री में भी सर मैंने पढ़ा नहीं था, तो सर मेरा इस सब्जेक्ट प्रति रुझान सर प्री के सोशियोलॉजी में ये इसका ज्योग्राफी का क्या योगदान है प्रशासन में? ज्योग्राफी का सर क्या फ़ायदा मिलेगा प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद आपको? सर ज्योग्राफी से सर बहुत सारे अहम रोल मैं प्ले कर सकता हूँ। सर बुंदेलखंड रीजन है तो वहाँ के सर मैं फार्मर की समस्या भी समझ सकता हूँ और वहाँ पे पॉवर्टी लेवल भी देख सकता हूँ। पूर्वांचल में सर जो भी सर ज्योग्राफी मतलब रेनफॉल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं मैं वहाँ देख सकता हूँ। ड्राउट मैनेजमेंट मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में सर मैं यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ इस फील्ड में। और सर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में और भी सर सर्विस डिलीवरी में कहाँ पे कितना डेमोग्राफी है और कितने % लिटरेसी है, हेल्थ सेक्टर में सर कैसा रोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी एज ए ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में सर मैं यहाँ पे स्टडी करके वर्क कर सकता हूँ। दैनिक जीवन में कोई महत्व इसका ज्योग्राफी का? जी सर है सर। दैनिक जीवन में ज्योग्राफी का ये महत्व सर, अभी सर कोहरा बन रहा है
तो ये कोहरा क्यों बन रहा है, नॉर्दर्न रीजन में रेनफॉल हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, और सर एग्रीकल्चर यहाँ पे कौन सी क्रॉप किस सीजन में ग्रो कराई जा सके। कोहरे का विज्ञान बता दीजिए। सर कोहरा सर एक वातावरणीय घटना है जहाँ पे सर ये कंडेंसेशन के थ्रू सर ये फॉर्म होता है। यहाँ पे सर स्मोक फॉग का भी इसमें मिक्सचर होता है। स्मॉग और फॉग में क्या अंतर है? सर स्मॉग में सर केमिकल्स होते हैं, और फॉग में सर ये एक यहाँ पे सर केमिकल की, यहाँ पे वाटर वेपर की महत्ता होती है। विजिबिलिटी कम क्यों हो जाती है फॉग में, स्मॉग में? सर क्योंकि ये सर वातावरण में सर ये डेंस के फॉर्म में निचले वातावरण में फैल जाते हैं, इस कारण सर विजिबिलिटी कम होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात हम लोग करें जी सर। तो इसको कहीं रखा जा सकता है इसमें? सर वातावरण में ही सर मतलब मिक्सर ऑफ केमिकल्स गैसेस हैं, तो सर सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, सॉल्यूशन के प्रकार। जी जी। तो इसको हम कहाँ रख सकते हैं फॉग को? सर कोलाइडल फॉर्म में ही, सर मिक्सचर ऑफ गैसेस वाटर वेपर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और ज्योग्राफी में कोई संबंध है जी सर। क्या? सर फूड लूज इंडस्ट्रीज का हम लोग सर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करके सर वहाँ पे चीज़ें इंडस्ट्रियल ग्रोथ करा सकते हैं। और सर लिथियम आयन बैटरीज है, इनका सर रिसर्च डेवलपमेंट में एक्टिविटीज़, इनका सर एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन, इन सब में सर ज्योग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक्स एक दूसरे से मिलकर सर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अध्ययन में भी सर ज्योग्राफी का अहम रोल है। अभी लिथियम का बड़ा भंडार मिला है, जी। कहाँ पर? सर जम्मू एंड कश्मीर में। ये तो कुछ पहले का मामला है और इंडिया का मामला है। अभी रिसेंटली सर अभी इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है अमेरिका सर। में कैलिफोर्निया, नहीं याद आ रहा है। सॉरी सर। बाकी लिथियम का एप्लीकेशन तो आपके बातचीत के दरमियान आपने बता ही दिया। और कोई ये लिथियम आयन बैटरी के अलावा लिथियम का प्रयोग? इलेक्ट्रिक व्हीकल में सर इसका यूज होता है, फ्यूल सेल। बैटरी वही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देख रहे हैं कि चार्जिंग की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या बाधा है बता रहे हैं। कैसे हल हो सकती है? सर यहाँ पे सर एक डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था अपनानी चाहिए सर, चार्जिंग स्टेशंस वगैरह की। और सर ये चार्जिंग स्टेशन में ये भी इशू है सर, यहाँ पे फॉसिल का यूज़ हो रहा है चार्जिंग स्टेशन में। तो सर किसी न किसी तरीके से हमें सर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच करना चाहिए एज ए चार्जिंग सोर्स। तो सर ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सर सॉल्व की जा सकती है। प्रशिक्षण का प्रशासन में योगदान? सर क्या मैं प्रशिक्षण की इंग्लिश जान सकता हूँ सर? ट्रेनिंग? सर ट्रेनिंग का सर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे सर कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हमें पता चलता है। और सर अभी मिशन कर्मयोगी की भी इसी परिप्रेक्ष्य में लाया गया। और सर ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग सर भारत दर्शन के थ्रू हम लोग सर सारी चीज़ें जान सकते हैं, कहाँ पे क्या समस्या है, रीजनल समस्याएं जान सकते भारत हैं। दर्शन ये तो कराता नहीं है आपको? सर ट्रेनिंग सेंटर आपका उपाम होगा हमारे ख्याल से। जी। ये तो भारत दर्शन कराता नहीं। सर उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड जितनी भी हम लोग विजिटिंग होती है, तो वहाँ पर जाके लोगों की समस्याएं भी जान सकते हैं, जो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ में आगे मदद कर सकता है रीजन वाइज। कितने समय की ट्रेनिंग होती है, ड्यूरेशन, ये डिप्टी कलेक्टर? सर 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, 3 महीने का फील्ड वर्क होता है, फिर सर उपाम में फिर से बुला के फिर सर। उपाम के बारे में कुछ बताइए। उपाम का सर पूरा नाम है उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सर ये लखनऊ अलीगंज में इस्टेब्लिश है। यहाँ पर सर SDMs की ट्रेनिंग होती है। इसके डायरेक्टर?
सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर उनका नाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? सर अप्रैल 1937 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग का गठन होता है? आर्टिकल 317। जी 317 या 15? 315 सर, पार्ट 14। 315 से लेकर के 323 लिखा मिलता है। जी जी सर। ठीक है, कौन है चेयरमैन इस समय लोक सेवा आयोग के? सर श्री संजय श्रीनेत सर जी। कौन सा नंबर है इनका? एज ए सर 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, 4 ऑप्शन है। सर गेस कर सकते हैं सर। हाँ, सर 30वां। प्योर फैक्ट है, इसमें गेस तो केवल अंधेरे में तीर मारना हुआ। 31 है। हाँ, इतना फैक्चुअल जो है उसमें गेस क्या किया जाए। कौन नियुक्त करता है इनको? सर गवर्नर। मुख्यमंत्री की कोई भूमिका होती है? सर फैसिलिटेट कर सकते हैं मुख्यमंत्री, जो भी योजनाएं चला सकते हो लोक सेवा आयोग और परीक्षा नहीं, को। जानना ये चाहते हैं, गवर्नर जिसको चाहे चेयरमैन बना सकता है? नहीं सर, सीएम से सर कंसल्ट करते हैं। ठीक है सर। आपने अभी ज्योग्राफी और फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के तमाम फंक्शंस की बात किया है। जी सर। एक थिंकर का नाम मैं ले रहा हूँ, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन ज्योग्राफी में? एंड द थिंकर वाज इमैनुअल कांट। क्या कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने? सर इन्होंने सर मैथमेटिक्स को भी सर ज्योग्राफी में इंक्लूड किया है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, यहाँ पे सर ज्योग्राफी को सर मोर साइंटिफिक बनाने में इनका अहम रोल है। नहीं, माने इनका और जी कुछ ये बताइए, मोर साइंटिफिक बनाना ये तो एक बड़ी मोटी बात हो गई। क्या कंट्रीब्यूट किया इन्होंने? सब क्या नए डायमेंशंस जोड़ा? सर इन्होंने सब प्योर ज्योग्राफी बनाने पे सर वर्क किया है। और फिजिकल साइंसेस को भी इसमें इंक्लूड करके। बेसिकली तो देखिए, इमैनुअल कांट वाज ए फिलोसोफर, तो कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी में उन्होंने ह्यूमन नेचर से जुड़े हुए कुछ एलिमेंट्स डालने की कोशिश किया है क्या? सर किया तो है सर, अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक आपने यह भी बहुत बढ़िया एनालिसिस करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का उपयोग हम एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे, लेकिन जिन फंक्शंस की चर्चा किया आपने, वो सारे फंक्शन करने के लिए तो आपके पास तमाम सहायक होंगे और तमाम विभाग हैं जिनको आप आदेश करेंगे तो आपके साथ जुड़ जाएंगे। वो सारे फंक्शंस तो वह व्यक्ति भी कर सकता है जो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हो और केवल हिस्ट्री पढ़ कर गया हो, तब भी कर सकता है। एसडीएम बन गया है। व्हाट स्पेशल यू हैव? सर मेरा सर यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनर्सिया नहीं रहेगा, मैं उसे सर रेडिली अडॉप्ट कर सकूँगा और उसे सर ग्राउंड रियलिटी पे सर तेज़ी से इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ। तो एक ये भी फायदा कर सकते हैं कि हमको जो सहायक है वो धोखा नहीं दे सकता। जी सर। ऐसा है कि नहीं? जी सर। नहीं, ठीक है, आपका इंटरव्यू मुझे तो अच्छा लगा। मैडम कुछ सवाल करें आप? आज का अखबार आपने पढ़ा? जी मैं पढ़ा। आज क्या कोई विशेष दिवस भी है क्या? इसके बारे में तो मैं नहीं पढ़ पाया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। कौन सा ब्रेल अखबार लिपि- पढ़ते हैं? अमर उजाला। संपादक कौन है अमर उजाला के? सॉरी सर। ठीक। ब्रेल लिपि के बारे में क्या जानते हैं? सर मैम ये जो है ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया है, जहाँ पे सर मैम वो अध्ययन कर सकें अपने हाथों से
स्पर्श करके क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस लिपि का विकास जिस साइंटिस्ट ने किया उसका नाम क्या था? ब्रेल करके ये सर लेकिन अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। क्या उसका नाम लुइस ब्रेल था क्या? सर आप सॉरी साहब, भी रिकॉल नहीं कर पा रहे। मैडम कंटिन्यू। आज ब्रेल लिपि दिवस है। थैंक यू मैम बताने के लिए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू मैम। ये उपाधि किसने दी थी उन्हें? मैम अभी सटीक जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने स्कूल डेज में एक कविता लिखी थी, वो हिंदी में थी या इंग्लिश में थी? सॉरी मैम। कोई बात नहीं। हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। वर्तमान में कौन है? आनंदी सॉरी अभी नहीं, सॉरी मैम रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक है। आप हमें सल्तनत कालीन 2 मुद्राओं के नाम बताइए। जीतल, दिनार। टका क्या था? टका, टका से मैम चांदी का सिक्का। निपुण भारत मिशन सुना आपने? जी क्या है ये? मैम ये एजुकेशन सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है। लिटरेरी एक्टिविटी को भी बढ़ावा देता है। ठीक है। बाकी बताइए, किस एज ग्रुप के लिए है? मैम बेसिक ही अभी पता है। निपुण लक्ष्य। ठीक है। आपने एनसीएफ पढ़ा है? एनसीएफ के बारे में आपको कुछ पता है? मैम फुल फॉर्म नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। मैम एग्जैक्टली तो नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं कुछ बता सकता हूँ। जी। ये करिकुलम डिसाइड करने में मैम मदद करता है एकेडमिक्स का। एनईपी क्या है? मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसीज का फुल फॉर्म है। ये 2020 से इम्प्लीमेंट हुआ है। इसका लक्ष्य है भारत में साक्षरता दर को बढ़ाना तथा क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को भी इंश्योर करना। इसके तहत बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज भी किए गए हैं, जैसे 5+3 3+4 ऐसे करके है। तो उसमें सब मैम प्री एजुकेशन को भी बढ़ावा देना है, प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी इस फॉर्म में, तथा ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बॉडी को भी गठित करने की बात करता है, जिसके थ्रू रिसर्च एकेडमिक में बढ़ावा दिया जा सकेगा। क्या हमारे उत्तर प्रदेश का भी अपना कोई कैरिकुलम है? कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, जैसे नेशनल कैरिकुलम है, वैसे क्या हमारे स्टेट लेवल पे भी है कुछ? मैम सटीक जानकारी अभी नहीं है मैम, सॉरी। अभी हाल फिलहाल मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एससीएफ लॉन्च किया है, स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, थैंक यू मैम बताने के लिए। विश्वकर्मा योजना क्या है? मैम ये लेबर वेलफेयर के लिए वर्क करेगा। इसके तहत मैम लेबर की हेल्थ, स्किल अपग्रेडेशन तथा उनके इनकम वेल्थ को भी इंश्योर करने का कार्य करेगा। लेबर के लिए आपने कहा तो किस तरह का लेबर, स्किल्ड और अनस्किल्ड? अनस्किल्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जुड़े हुए लेबर को। ये बताइए कि आपने हाल फिलहाल कोई मूवी देखी है?
मैम एनिमल देखी है। एनिमल, अच्छा। तो क्या समाज के लिए कोई संदेश है उसमें? मैम संदेश है, जैसे पिता और पुत्र के प्रति प्रेम वहाँ पे दिखाया गया है। हालांकि मोड अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रेम का संबंध है वो एक पॉजिटिव वे में भी है, फैमिली वैल्यू भी है। आप कोई ऐसी पंक्ति सुनाइए जो आपको बहुत प्रेरित करती हो, या आप किसी को ऊर्जामय करने के लिए उसे मोटिवेट करते हो। कुछ होने नहीं दूंगा ये पंक्ति है, उसके थ्रू एम्पैथी की भावना भी जगा करके दूसरों की सेवा में इसका योगदान दिया जा सकेगा। जैसे सिर्फ कोई एक लाइन है? मैम अभी यही लाइन याद आ रही है। इस एक लाइन से आप कैसे मोटिवेट करेंगे? एम्पैथिक, जैसे मैम एक्सीडेंट होता है, तो किसी का भी एक्सीडेंट हो तो गुड समार्टियन वे में जो है उनकी हेल्प करके इस तरह की भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सकेगा। आप जब सेवारत रहेंगे उस टाइम आप महिला अधिकारों को आप किस स्थान पर रखेंगे? कैसे आप महिला अधिकारों की बात करेंगे? महिलाओं को मुख्य धारा से आप कैसे जोड़ेंगे? आधी आबादी आपको कभी अपनी कोई शिकायत बताती है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? मैम जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वीमेन सिक्योरिटी की बात की गई है, तथा भी 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बन गया है। उसके तहत वीमेन सेंसिटाइजेशन एक जो है यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग है। इसके तहत मैं उनके सारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात करूँगी, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, बेसिक नीड हो उनकी। तो मैम उनकी प्रायोरिटी को मैं समझूंगा, तथा उनके प्रति जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होगी उनको वहाँ तक जोड़ने का प्रयास करूंगा। जैसे समाज में अभी भी दहेज की समस्या गई नहीं है, और एक भयावह समस्या कहीं ना कहीं बहुत देखने को मिलती है, तलाक। ऐसे में आप क्या कहते हैं कि उसमें जो एक समाज की जो सोच है या लोगों की सोच है वो प्रायः एक महिला को दोषी बताते हैं। आपके पास ऐसा कोई मुद्दा आता है, कोई महिला कहती है कि मैं परेशान हूँ, मेरा उत्पीड़न हो रहा है और बात यहाँ तक पहुँची है, तो आप क्या करेंगे? आप व्यक्तिगत रूप से क्या डिसीजन लेना चाहेंगे? उसका साथ कैसे देंगे? व्यक्तिगत तौर पे मैं पहली जो प्रायोरिटी होगी मैं उन्हें सर मैम लॉ के बारे में बताऊंगा, जैसे डाउरी एक्ट के 1961, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब के बारे में जानकारी दूंगा जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी होगी। तथा उन्हें प्रेरित करूंगा कि वे अपना डिसीजन खुद लें। अगर उन्हें भी कुछ ऐसा लगता है तो कुछ एविडेंसरी वैल्यू के रूप में वो ऐसे चीज़ रिकॉर्ड कर लें जिससे वो एविडेंस के फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जाए और जिसके प्रति कठोर कार्रवाई के लिए मैं आगे मांग कर सकूं। प्रायः कुछ लोग पहले से ही ये धारणा बना के रखते हैं कि पुरुष दोषी नहीं है, महिला का दोष ज़्यादा है। तो इसके पीछे का एक लॉजिक है, कहते हैं कि पुरुष मानसिकता ऐसी है। ऐसा कुछ होता है? आपको कोई बहुत बड़ा आदमी, आपको कोई ऑफिसर आपको कहता है कि नहीं नहीं इसमें आप एक पक्षीय निर्णय लीजिए, तो आप क्या करेंगे? जिस हिसाब से विमेन किसी न किसी तरीके से कमियों को झेलती चली आई हैं अभी तक, उस परिप्रेक्ष्य में मैं विमेन का ही साथ दूंगा। क्योंकि अभी मैम ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा इंडिया बढ़ रहा है और इसमें 48% वीमेन हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वर्क करूँगा। अभी हाल फिलहाल हमने एक उस पर यूट्यूब पे एक न्यूज़ देखी थी कि एक मोटिवेशन जो देते थे, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत माने जाने, हमेशा वो मोटिवेट करते थे, विमेंस को भी ज़्यादा करते थे ऐसे कह लीजिए। और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि पत्नी को टॉर्चर किया, मारा पीटा। तो क्या ऐसा भी होता है कि हम कहीं और कुछ कह रहे होते हैं, करते कुछ और हैं?
कथनी और करनी में क्या इतनी असमानता होती है अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे? ये इंडिविजुअल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे इंटीग्रिटी की भावना जिसके अंदर होगी वो मनसा वाचा कर्मसा एक सा ही रहेगा। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। आप अयोध्या के बारे में क्या जानते हैं? अयोध्या अयोध्या उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अभी राम मंदिर का निर्माण किया गया, लता मंगेशकर चौक का निर्माण किया गया। यहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर भी हैं। यहाँ पे 5 जैन तीर्थंकर का भी जन्म हुआ था तथा इसकी प्राचीन काल में राजधानी कोसला रही है। कोसला महाजनपद, अयोध्या कोसला महाजनपद की राजधानी रही है। कोसला या कौशल? कोसला महाजनपद। अंग्रेजी में लिखा हो तो LA होगा। अच्छा। तो आप कोसला पढ़ रहे हैं। जी ओके। जी इसका नाम तो कौशल महाजन। जी, सॉरी सर। अभी अयोध्या में राज सदन उपस्थित है, राज सदन है और वहाँ के एक राजा भी हैं। ये कहा जाता है राजा अयोध्या के नाम से ही उन्हें जाना जाता है। उनका नाम आप जानते हैं? सॉरी मैम, नहीं जानता। भगवान राम के पिताजी कौन थे? राजा दशरथ। वो किस नंबर के राजा थे? उनका क्या नंबर था, मतलब क्या कितने राजाओं के बाद उनका स्थान था अयोध्या में? मैम सटीक जानकारी नहीं है इस बारे में। Sorry। अच्छा, भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई थी, इसके बारे में कुछ पता है? मैम मेरे पढ़ने के हिसाब से तो अभी क्लियरली मुझे नहीं पता, फिर भी मैं सर्च करूंगा। साहित्य में रुझान है? हाँ मैम। फिर आप कभी राम की जल समाधि पढ़िएगा। ठीक है मैम, इंटरव्यू ओवर होते ही मैं पढ़ूंगा। ठीक है। ये बताइए कि अयोध्या और किन नामों से जानी जाती है? अयोध्या का पुराना नाम फैजाबाद था। यहाँ पे कुछ प्राचीन नामों के बारे में हमें बताइए। अभी आपने एक बताया ही क्वेश्चन। और चलिए, अयोध्या को अवध के भी नाम से जाना जाता है क्या? जी मैम, अवध। अवध का भावार्थ क्या हुआ? अवध एक एम्पायर को शो करता है। शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ एग्जैक्टली नहीं पता। सॉरी मैम, सॉरी। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सॉरी मैम, रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा। अयोध्या पर वो निर्णय कब आया कि राम मंदिर बनना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था सन 2022 में, 22 और 23, स्टार्टिंग 23। इसी परिप्रेक्ष्य में अयोध्या मंदिर का निर्माण स्टार्ट। सर डेट सही है? 2019 का निर्णय है ना? सॉरी मैम, 9 नवंबर। अब याद रहेगा मैम। डिसीजन कहाँ कहाँ से आया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस पे डिसीजन आया था, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे डिसीजन दिया। ठीक है। एक अंतिम सवाल बता दीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा से क्या आशय है? भगवान रामलला, श्री रामलला की मूर्ति स्थापित करना ही प्राण प्रतिष्ठा का है रूप है। इसे 22 जनवरी को किया जाएगा। हम यहाँ एक मूर्ति रखवा दें तो अपने सबकी उपस्थिति में, तो क्या ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मानी जाएगी? अगर पूरे मन से, धार्मिक भाव से, भक्ति भाव से रखाई जाए तो मेरे हिसाब से इसे प्राण प्रतिष्ठा मानी जानी चाहिए। हम सारे लोग मिलकर रख दें तो प्राण प्रतिष्ठा मानी जाएगी? पूरे संस्कारों के साथ, पूरे रिचुअल्स के साथ रखी जाए तो होनी चाहिए। बस मुख्य बात जो ये थी कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ, विधियों के साथ, परंपराओं के साथ। ठीक है। अभी 1 जनवरी को इसरो ने कुछ कमाल किया, या कहिए एक अचीवमेंट भारत को दिलाया।
एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, क्या नाम है उस सैटेलाइट का? एक्सपोसैट पूरा नाम उसका? एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट है जो एक्सरेस का अध्ययन करेगा तथा पार्टिकल फिजिक्स के बारे में बताएगा। इंडिया सेकंड कंट्री होगा ऐसा तो करने आप वाला। पार्टिकल फिजिक्स बता दीजिए, हम लोगों को पार्टिकल फिजिक्स पता ही नहीं है। कुछ ऐसा बताइए कि लेमैन के रूप में हम लोग उसको समझ पाए ना। यूनिवर्स की रचना संरचना के बारे में खोज ये तलाश करेगा कि अर्थ कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, ग्रेविटेशनल वेव क्या है, इसका एग्जिस्टेंस कैसे है हुआ। और वो जो अखबारों हम लोग पढ़ते हैं कि रेडिएशन का अध्ययन करेगा, ब्लैक होल का अध्ययन करेगा, ये ज़्यादा सरल है या जैसा आप बता रहे हैं जिस भाषा में? मेरा वाला ज़्यादा सरल लग रहा है। क्या है ये, मतलब एक्सरे पोलरीमीटर, क्या काम है इसका? एक्सरे पोलरीमीटर क्या करता है? सर एक्सरे का अध्ययन करके यूनिवर्स की स्टडी करेगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ, अभी ये क्या चेंजेस हो रहा है। पोलरीमीटर ही नाम उसका क्यों है उस इंस्ट्रूमेंट का? इसके बारे में सर अभी सटीक जानकारी नहीं है। पोलराइजेशन तो आपने पढ़ा होगा ना, उससे कुछ संबंधित नहीं है? सर अभी इसके बारे में इंटरव्यू के बाद सर मैं जरूर एनालिसिस करूंगा। चलिए ज़रा बताइए अब, वोकल फॉर लोकल क्या है ये? इसके तहत जो है लोकल पीपल की सहमति से डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा तथा इसके तहत बहुत सारे जैसे प्रोडक्ट भी निर्माण किए जाएंगे। टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा लोकल पीपल की सहायता से तथा उनको सब डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग में कैसे? जैसे टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो लोकल पीपल की हेल्प से ही किसी न किसी एरिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनमें क्या कमी रह गई है, फॉरेनर्स का कैसे ट्रीट करना है उन्हें। अब आपने ये कहा, ध्यान आया कि अभी अखबारों में छपा था 1-2 दिन पहले कि प्रयागराज जंक्शन पर 10,000 श्रद्धालु प्रति घंटे आएंगे जब ये माघ मेला शुरू होगा। तो कोई आधार होता है या फिर ऐसे भविष्यवाणी कर दी जाती है? फॉरेन टूरिस्ट का सर इसमें अराइवल होता है, उसमें वीज़ा पासपोर्ट के थ्रू। फॉरेन टूरिस्ट कितने आते हैं? 10,000 प्रति घंटे का जो इनफ्लो जो स्टेशन पर होगा श्रद्धालुओं का, उसमें फॉरेन डेलीगेट्स या फॉरेनर्स कितने होंगे? नहीं, और है टूरिस्ट की बात नहीं, श्रद्धालु कह रहे हैं, रिलीजियस पर्पज से आ रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। बेस ईयर लिया जाता है पुराने साल का, कितने हॉलीडिप लगे उस हिसाब से। तो अब ओडीओपी क्या है? इसका फुल फॉर्म वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसे 24 जनवरी 2018 से लागू किया गया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे लागू किया। इसके तहत जो किसी रीजन की जो भी स्पेसिफिक चीज़ होगी उसे प्रमोट किया जाएगा। जैसे गोरखपुर में टेराकोटा है, मेरठ में खेल कूद का सामान है। स्पेसिफिक चीज़ें अगर एक से ज़्यादा हैं तो दो अभी वन तो डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हालांकि इसका उल्लंघन लगेगा, लेकिन अभी कई की जगह पे 2 चीज़ें भी हैं। अभी मुख्यमंत्री ने कुछ बोला है इसको लेकर के, ओडीओपी को लेकर के, क्या है बता सकते हैं? यूनिटी मॉल इसके तहत स्थापित किए जा रहे हैं तथा इनकी मार्केटिंग ग्लोबल मार्केट वैल्यूज से इनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा तथा इसे प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की भी। ठीक है। पेगासस स्पाईवेयर क्या है? ये साइबर अटैक का एक फॉर्म था जो मूलतः इजराइल से ही जन्मा हुआ है। अभी चर्चा में क्यों आया 2-3 दिन में ये? अभी का तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बेसिक पता था। जापान के ऊपर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है, क्या कारण है? जिस हिसाब से वहाँ पे अर्थक्वेक आया होन्शु आइलैंड पे,
उस हिसाब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अर्थक्वेक जनरेटेड सुनामी आ सकती है 7.6 क्या है मैग्नीट्यूड का। सुनामी, क्या है? आप अर्थ ज्योग्राफी विषय बताएंगे ठीक से। सुनामी ओशन में जब अर्थक्वेक जनरेटेड भी, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सुनामी के लैंडस्लाइड भी होता है, अर्थक्वेक होता है। इसके कारण जो है, जो वहाँ की जो ये जो जलीय स्तर है उनमें परिवर्तन होता है तथा यह मेन लैंड की तरफ त्वरित होती है। तो अगर इनकी स्पीड ज़्यादा है तो इसे सुनामी की संज्ञा दी जाती है। चलिए ठीक है, शुभकामना आपको, जा सकते हैं। थैंक यू मैम। वेल डन। कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है सर। कितना अंक देंगे अपने आप को आप 100 में? 65 के अराउंड। मतलब 5 से ट्रेंड इवेलुएटर है, इसलिए दे दिए आपसे। 5 से 10 अंक का इजाफा और कर रहा है आपको। जी सर। हालांकि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ और 68-70 भी मिल सकता है, फिर भी बेटरमेंट की गुंजाइश तो रहती है। अखबार और ठीक से पढ़िए, करंट इश्यूज पर जो 8-10 मुद्दे जो बर्निंग है उन्हीं पर तो घुमा टहला कर कोई सवाल आउट होते हैं। बाकी तो कोई कहीं से पूछेगा तो ठीक है बताते हैं, नहीं आता है सॉरी बोलते हैं। सॉरी बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी है। तो बस सलाह ये है कि पढ़िए जितना समय है, जब तक है, अखबार को ठीक से। बाकी आपका जो इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट है, एंट्री से लेकर के अभिवादन और बैठने तक का, ये सब बिल्कुल बढ़िया है। इंट्रोडक्टरी फेज भी आपने ठीक से टैकल किया। वो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, संबंध, प्रशासन में योगदान, दैनिक जीवन पर थोड़ा सा आप जरूर ढीले पड़े, कैसे उपयोग करेंगे, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। मिडिल फेज भी इंटरव्यू का बिल्कुल ठीक था, आपने ठीक से टैकल किया बोर्ड को। फाइनल फेज भी आपका एकदम ठीक था। तो कहीं कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है कि आपको वहाँ कुछ बहुत काम करने की जरूरत है। शुभकामना, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस लेवल और सब अच्छा था। अच्छा था, और ठीक पिच है, बढ़िया है। और साउंड का हाँ वो भी ठीक है। ओवरऑल सब अच्छा था। साउंड ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है, ऐसा सब लोग कहें कि आप नहीं मुस्कुरा- इसको इसको बनाए रखिए। ओवर ये कॉन्फिडेंस अच्छा आ था। जाए, ये भी जी। उचित नहीं है। हाँ, जी सर जो सलाह दे रहे हैं, कंप्लीट कॉन्फिडेंस बना रहे। जी। कॉशियस रहना है, इम्प्रूवमेंट और करना है। नहीं सर, 5-7 नंबर के लिए और वर्क करना है ना आपको। नहीं तो जो ये कहा द्विवेदी जी ने कि जी। आप अखबारों को ठीक से पढ़िए, तो ठीक से पढ़ने में कभी कभी सवाल ये करते हैं कि वो अच्छा ठीक है, तो उसके एडिटर कौन है, तो लोग एडिटर का नाम नहीं जाना। हाँ, जो भी अखबार आप इस पर पढ़ते रह गया, अमर उजाला का एडिटर जी। नहीं पता आपको, ये मान के चलते हैं हम लोग, या कोई भी कि जो अखबार पढ़ते हैं उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो एडिटर को जानना चाहिए। जी। ये भी एक एग्जैक्ट सवाल बनता है। हम्म, ये सब चीज़ें तो आउट है प्रश्न नहीं, ये तो इनका उत्तर तो पता होना चाहिए। जी। ठीक है, शुभकामना। थैंक यू सर। ठीक है।